ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एससीईआरटी कार्यालय पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। एससीईआरटी के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। पुलिस बल ने गेट को बैरिकेड कर बंद कर दिया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षण की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं एससीईआरटी कार्यालय के बाहर। एससीईआरटी के बाहर सड़क पर ये प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस बल ने गेट को बैरिकेड के साथ बंद कर दिया। बड़ी संख्या में वहां पर अभ्यर्थी मौजूद हैं। मयूर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मयूर, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है, किस बात से जुड़ा हुआ है ये प्रदर्शन? लगातार 2 दिन से एससीईआरटी कार्यालय के बाहर जो अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के, उनका चल रहा है। उनका ये आरोप है कि जो नियुक्ति हुई है, नियुक्ति पत्र जो मिलना था उसमें भेदभाव हुआ है। उनको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिल पाया है और कुछ जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपने नंबर जो है 1 या 2 गलत नंबर उन्होंने दाखिल कर दिए थे जब उन्होंने पर्चा भरा था, तो उसको संशोधित किया गया, लेकिन उसी के बेस पर उनको जो है काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया है। तो अगर कोई त्रुटि हुई है अभ्यर्थियों के द्वारा तो उसका संशोधन करना चाहिए, सही कराना चाहिए, ना कि उनको काउंसलिंग से बाहर कर देना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि सवाल वो पूछ रहे हैं वहां पे लगातार कि जो एससी और ओबीसी की सीटें थी, लगभग 7,149 सीटों की बात करी जा रही है, जिसको जनरल में कर दिया गया है। तो उनका ये आरोप है कि एससी ओबीसी की जो सीटें थी उसको जनरल वालों को दे दिया गया है। एक तो मुद्दा ये है और दूसरा मुद्दा ये है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो इन्हीं दोनों बातों को लेकर लगातार 2 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। कल भी प्रदर्शन हुआ, उनको कोई आश्वासन नहीं हुआ, कोई भी अधिकारी उनसे जिम्मेदार मिलने नहीं आया और आज भी जो अभ्यर्थी हैं वो यही कह रहे हैं कि 2 दिन से लगातार वो धरने पर बैठे हैं और कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी उनकी बात को सुनने नहीं आ रहा है। और जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी और उनकी मुसीबत का हल नहीं होगा तब तक वो इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे और बैठे रहेंगे। कल की तस्वीरें भी हमने देखी किस तरीके से पुलिस की जो है झड़प देखने को मिली अभ्यर्थियों के साथ। पुलिस कैसे गर्दन दबा के अभ्यर्थियों को धक्का देकर हटा रही थी और वही कुछ तस्वीरें आज भी हैं। तो कल भी झड़प थी, आज भी झड़प है और आज भारी संख्या में वहां पे जो भी अभ्यर्थी हैं मौजूद है और उनका ये कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक सुनवाई नहीं होगी। हिना जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएचसी पर तैनात फार्मासिस्ट पर जानलेवा हमला हुआ है। मरीज के घर न जाने पर डॉक्टर पर भी हमला किया। हमले में डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। तो मैनपुरी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएचसी पर तैनात फार्मासिस्ट पर जानलेवा हमला हुआ। मरीज के घर न जाने पर डॉक्टर पर भी हमला किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सीएचसी के बाहर डॉक्टर पर हमला किया गया है। मैनपुरी में सीएचसी पर तैनात फार्मासिस्ट पर भी जानलेवा हमला हुआ है। विजेंद्र सिंह सनोप दलवीर सिंह आए, मोटा रोड निवासी, बोले कि हमारे घर पे मरीज देख लो चल के। मैंने कहा ड्यूटी पे है, यहाँ कोई है नहीं, हम घर पे नहीं जा सकते हैं। तो बोला कि साले चले हो कि नहीं, और फिर 2 मिनट बाद 3 लोगों को और लेके आ गए और मेरे साथ हाथापाई कर दी, मुझे गिरा लिया, मेरा गला दबा दिया और एक ने उसी में से कुछ चाकू था वो मार दिया यहाँ पे। अच्छा। विजेंद्र ने चाकू मारा है। कितने बजे की घटना है ये? सुबह 9 बजे की घटना है। आप किस पद पर तैनात हो? फार्मासिस्ट। बोल रहे थे चलते मरीज देखो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फार्मासिस्ट मुकेंद्र सिंह। श्री देवेंद्र पाल साहब, वो सीएचसी बेवर पे ही रहते हैं। नफीस अली हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नफीस, ये जो पूरा मामला सामने आया है फार्मासिस्ट पर हमला होने का, पूरे मामले से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, जानना चाहेंगे? जी, आपको बता दें रीना जी कि ये मामला लगभग 9:30 बजे का है, जहां पर सीएचसी पर तैनात फार्मासिस्ट जो है हॉस्पिटल में मौजूद थे। उसी टाइम जो है 4-5 लोग आते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हमारे यहाँ चलिएगा और दवाई दे दीजिएगा। इसी बात को लेकर के उनने मना कर दिया, तो इसी बात पे वो जो है उग्र हो गए। उग्र होने के बाद जो है दबंगों ने उनके साथ जो है चाकू से वार कर दिया, जिससे डॉक्टर जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने को तहरीर दे दी गई है, पुलिस जांच में जुटी है।
तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। वहीं मुजफ्फरनगर के पचेड़ा निवासी सीआरपीएफ कोबरा विंग के डिप्टी कमांडेंट विकास सिंगल को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। बहला चौक से पचेड़ा तक शहीद के काफिले पर पुष्प वर्षा की गई, जहां पर बड़ी संख्या में युवाओं ने जाबाज विकास सिंघल के सम्मान के नारे लगाए। पचेड़ा के जनता इंटर कॉलेज में शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद शव उनके घर ले जाया गया। इसके बाद गांव के शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके 2 साल के बेटे केशव ने शव को मुखाग्नि दी। वैसे तो शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है। ऐसे बेटों पर हमें गर्व है, भारत माता के ऐसे लाडलों पर हमें गर्व है। मैं स्वयं माननीय मंत्री जी, हमारे तमाम विधायकगण, तमाम क्षेत्र की जनता यहाँ मौजूद है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार के लिए एक सहयोग राशि के रूप में 50 लाख रुपए की राशि, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक मार्ग का नाम शहीद विकास सिंघल के नाम पर रखा जाएगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। बाराबंकी में जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी एक बार फिर सामने आई है। बता दें, मामला बाराबंकी के थाना सफदरगंज के लचबर बजह लखनऊ अयोध्या हाईवे का है, जहां अयोध्या से लखनऊ जा रही एक रोडवेज बस ने खड़ी ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर की थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और हादसे में करीब दर्जनों यात्री घायल हो गए। वहीं बस के कंडक्टर की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। हापुड़ में एक किसान धरना प्रदर्शन से दूर रहकर इन दिनों अपनी आय दोगुनी करने में लगा हुआ है। गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के गांव दतियाना निवासी रजनीश त्यागी बताते हैं कि करीब 9 साल पहले तक वे परंपरागत खेती करते थे। एक बार वे महाराष्ट्र घूमने गए, वहां उनकी मुलाकात कुछ प्रगतिशील किसानों से हुई, जहां उन्हें केले की खेती के बारे में जानकारी हुई। उस समय सरकार केले की खेती करने पर अनुदान नहीं देती थी, लेकिन आज सरकार 40 से 50% का अनुदान देती है। रजनीश महाराष्ट्र से लौटने के बाद केले की खेती करने का निर्णय ले चुके थे और 7 एकड़ में केला उगाना उन्होंने शुरू किया, जिससे करीब 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की सालाना आय शुरू हो गई। इसके अलावा 3 एकड़ में नींबू और 2 एकड़ में पपीते की खेती शुरू की। पपीता से करीब 3 लाख रुपए सालाना कमाई होती है। आज भी विभिन्न शहरों में केला, पपीता और नींबू के रेट लेकर अच्छे दामों पर बेचते हैं। ये वजह है रजनीश त्यागी का नाम आज जिले के प्रगतिशील किसानों की लिस्ट में आता है। ये जो आपने फसल जो बोई है, इससे क्या लगा आपको? पहले भी फसल बोई होंगे और इसमें कितना मुनाफा? पहले जो हम खेती करते थे वो गन्ना की, धान की, गेहूं की करते थे जी। तो गन्ने में बड़ी समस्या आती है। अब भी देख रहे हो कई साल से गन्ना डालने की बड़ी समस्या है, समय पर गन्ना नहीं गिर पाता। उसके बाद पेमेंट की बड़ी समस्या लगा हुआ, पिछले साल का पेमेंट जो अभी तक हुआ नहीं, क्लियर नहीं हुआ। तो इससे जो है परेशान हो गया, जो है हमने मन बनाया में चलो इस साल कुछ अलग करके देखते हैं। फिर जो है इस साल हमने केला लगाया हुआ है। आपने देखा है लगभग 7-8 एकड़ केला है हम पे, और नींबू लगाया हुआ है, पपीता लगाया हुआ है। तो समझो बागवानी में के किसान हो गए हम, समझो आप सीधी सी बात ये है जी। बागवानी से जुड़ गए जो है इस टाइम, और भगवान की ऐसी कृपा है, 8-9 साल हमें करते करते हो गए खेती को, जो है अच्छा पैदावार है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।